जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इसकी 13 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 24 अगस्त 2022 को सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन इस क्लास में करने वाले हैं। तो बने रहेगा मेरे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे के सारे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से, और इसके अंदर आपको दिया गया भी निम्न में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देगी, यानी Al2SO4 की थ्राइस, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। और एल्यूमिनियम सल्फेट का एक विलयन है, उसमें से एल्यूमिनियम को विस्थापित कौन कर देगी? तो एल्यूमिनियम से ज्यादा अभिक्रियाशील होगी वो एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम को यहां से विस्थापित कर देगी। तो ये होता है के ना कार मांगे आलू जाने फिर प्रभु है क्यों होगी आगे औरत, क्यों होगी आगे औरत। ये सिल्वर है भी, एजी सिल्वर, AU से औरत। ये होता है अभिक्रियाशीलता का क्रम। एल्यूमिनियम से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो यहाँ पे कॉपर एल्यूमिनियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है क्या? एल्यूमिनियम आपका ये रहा भी, और कॉपर है वो आपका यहाँ पे आ रहा है, तो कॉपर तो इसको विस्थापित नहीं करेगा, कम अभिक्रियाशील है। और Hg यानी मरकरी है वो भी कम अभिक्रियाशील है भी, ये रही यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। और लोहा है वो भी एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, ये रहा लोहा। तो आपका ऑप्शन ए की बजाय मैग्नीशियम है, ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम को यहां से विस्थापित कर दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है कौन? मैग्नीशियम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगले क्वेश्चन पे। अब इसके अंदर आपको बताना है भी मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहां पाया जाता है? तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन को कहते हैं भी। और हीमोग्लोबिन है HB हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है भी। RBC के अंदर है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है वो RBC के अंदर है, वो रक्त को लेके जाता, ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है? छोड़ के जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को पकड़े रखता है भी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लाल रक्त कणिकाओं में श्वसन वर्णक पाया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती है, ये क्या करती है? ये आकार चेंज करती है, अपना आकार चेंज करने में माहिर है ये WBC, जो कि एक प्रकार से रक्षक कोशिकाएं होती है भी, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है ये। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी, यदि 50 ओम प्रतिरोध वाली चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि इसमें प्रेरित EMF 5 वोल्ट है, तो आपको कुंडली में प्रेरित धारा की गणना करनी है। EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको दे रखा है कितना? 5 वोल्टेज है। तो यहां से अपन बात करें तो ओम का नियम V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर IR, आपको प्रेरित धारा ज्ञात करनी है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? तो I बराबर हो जाएगा V/R। I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। V आपको कितना दे रखा है? तो 5 वोल्टेज दे रखा है, और R आपको कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 5/50, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.1। कितना आ जाएगा? 0.1 एम्पियर की धारा आ जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर है ना आपका ये एक प्रकार से 0.01 एम्पियर नहीं हो सकता अभी, तो इसके अंदर आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। 1 नंबर ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे, ये 4 नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता अभी।
ओम के नियम से ज्ञात करेंगे, V बराबर IR होता है, I बराबर होता है V अपॉन में R, मान रख दो 0.1 आ जाएगा भी, 0.1 एम्पियर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, CS3CS2OH। ये क्या है भी, ये आपका एल्कोहल है। ये क्या है, एल्कोहल है, इथेनॉल बोलते हैं इसको। C2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, C2H5OH। ये आपका क्या है, इथेनॉल है, और इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर है वो जलाया जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर इसको जलाया जाता है, और यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में कार्य कौन कर रहा है, K2Cr2O7 प्लस में हीट दी जाती है, या फिर इसको KMnO4 के रूप में हीट दी जाती है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाएगा, CS3COOH, CS3COOH के रूप में चेंज हो जाएगा। तो यहां से एक प्रकार से इसमें यह भी पूछा जाता है भी निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। जब इथेनॉल है ये आपका एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रही है। तो इसमें आपका राइट आंसर देख लो भी कौन सा हो जाएगा, CS3COOH एसिटिक अम्ल होता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा ज्ञात करनी है। ऊर्जा कितनी है। अब देखो भी एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग कितनी है, 2500 वाट है। 2500 वाट है, तो आपको पता है P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर VI होता है, और यहां पे ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है VIT। H बराबर क्या होता है, VIT, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या है, यहां से आपको चाहिए VI यानी वोल्टेज और एम्पियर चाहिए आपको, वो तो आपके पास में है ही नहीं, लेकिन शक्ति दे दी यहां पे, वाट कितनी, 2500 वाट। तो आपको पता है भी VI बराबर क्या होता है, VI बराबर P होता है भी P बराबर VI होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं भी VI बराबर P बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो VI की जगह वो P रख दे, तो H बराबर दूसरा फॉर्मूला इसका बनेगा PT, ये भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है भी। P का मान क्या है, VI होता है, तो यहां पे 2500 यानी P का मान 2500 है, इंटू T कितना है, 5 घंटे है, तो ये कितना लगेगा, 0 0 25 5 125, तो ये आपके पास में 125 आ जाएगा। अब ये क्या आया है आपके पास में, ये वाट घंटे आया है भी आपके पास में, क्या आया है, वाट घंटे आया है, यानी ये तो घंटा था और ये वाट था, तो वाट घंटे आ गया। लेकिन वाट घंटे के अंदर तो आपको ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, और 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं, तो 1000 का इसमें भाग दे दो, 1000 का भाग दोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 1 के बाद में दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 12.5, और ये आ जाएगा किलोवाट घंटा। क्या आ जाएगा भाई, किलोवाट घंटा आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर देख लो भी कौन सा है, तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। 1 किलोवाट के अंदर वो 1000 वाट होते हैं, तभी मैंने 1000 का भाग दिया, तो ये किलोवाट घंटा के अंदर चेंज हो गया अभी, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक माध्य के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा क्या होता है। तो यहां से देखो भी आपको पता है भी अपवर्तनांक को म्यू के द्वारा शो किया जाता है। म्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन में V, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अब C क्या है, तो C है विरल माध्यम में, यानी विरल में प्रकाश की चाल, विरल में प्रकाश की चाल होती है, और माध्यम है उसके अंदर, यानी V होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे वो वायु का माध्यम हो, चाहे वो एक प्रकार से ग्लास के अंदर हो, चाहे वो शीशे के अंदर हो, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम में प्रकाश की चाल, और म्यू होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर होता है C अपॉन में V। अब निरपेक्ष अपवर्तन, यानी एक माध्य के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी इस V का मान क्या हो सकता है, इस V का मान 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 1 से अधिक हो सकता है, या फिर 1 के बराबर हो सकता है, या फिर 1 से कम हो सकता है। अब मेरे को बताओ भी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, विरल माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल है वो सबसे ज्यादा कहां पे होती है, विरल माध्यम में होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इससे ज्यादा चाल है वो प्रकाश की कहीं पे भी नहीं हो सकती। तो ये मानो भी ऊपर आपके पास में हमेशा और हमेशा यही आएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही आएगा। और नीचे अपन है वो भाग लगा रहे हैं किसका, कोई माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल,
तो माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल है वो क्या आएगी, कम आएगी। भी कोई भी ग्लास मान लो, पानी के अंदर मान लो प्रकाश की चाल, या फिर ग्लास मान लो, उसमें क्या है, कमी रहती है। अब कोई वैल्यू है भी बड़ी वैल्यू के अंदर है, वो छोटी वैल्यू का भाग देंगे तो मान 1 से ज्यादा आएगा। भी बड़ी वैल्यू है उसमें छोटी वैल्यू का भाग दे रहे हैं, अगर बड़ी वैल्यू का छोटी वैल्यू के अंदर भाग देते तो 1 से कम आता, और बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का भाग दे रहे हैं, छोटी वैल्यू का भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आपका जो मान आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। तो निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू आएगी ना उससे छोटी वैल्यू ही नीचे आएगी, कभी भी बड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में सबसे ज्यादा होती है भी, और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये आपने ऊपर लिख दिया, और नीचे हमेशा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, तो नीचे हमेशा माध्यम में आएगी, चाहे वो कोई सा ही माध्यम ले लो, जो कि क्या है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम ही आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हमेशा 1 से ऊपर ही रहेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो आपतित किरण और मुख्य एक्स के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। एक अवतल दर्पण है, ये लो अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य एक्स हो गया, और ये क्या कर रहा है, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव के ऊपर आपतित हो रही है इस प्रकार से, ठीक है। ये जो कोण बनेगा, और उसके बाद में यहां से ये क्या है, टकरा करके वापस निकल जाएगा अपवर्तन होकर के, ये जो कोण है वो क्या है आई, और ये जो कोण है वो क्या है आर, दोनों क्या होंगे, कोण आई बराबर होगा कोण आर के। आपतित कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें इसने बोला क्या है, तो आपतित किरण और मुख्य एक्स के बीच में, आपतित किरण तो ये है, आने वाली किरण है, और मुख्य एक्स क्या है, ये है, इन दोनों के बीच में कोण कौन सा बना है, कोण आई, यानी आपतन कोण बना है। तो कौन सा कोण होगा, तो वो आपतन कोण होगा, जो कि न्यून कोण कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपतन कोण। और ये कोण कौन सा होगा, तो ये आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। भी चीजें समझ पाए क्या, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करता है। अब 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न कौन कर सकता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया होगी तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, और उदासीनीकरण का pH मान है वो लगभग 7 होता है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं भी, पहला ऑप्शन उठाते हैं NH4Cl, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड को उठाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अमोनिया है, अमोनिया के अंदर है वो अपन OH से जोड़ेंगे, और जितने यानी एक OH या फिर 2 OH या फिर 3 OH जितने भी जोड़ेंगे उतने ही आपको क्या है, आगे वाले एलिमेंट के साथ में H लगाना है, H जोड़ना है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, अमोनिया है NH4Cl, अमोनिया के साथ में OH जोड़ता हूं, एक जोड़ता हूं, क्योंकि यहां पे NH4 है वो सिंगल है, यानी ये एक ही अणु है। तो यहां पे OH जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास में NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ में भी सिंगल जोड़ूंगा H, तो ये बन जाएगा HCl। ये तो आपका क्या है, प्रबल अम्ल है। ये जो आपका है वो दुर्बल क्षार है, अभी दुर्बल क्षार है, ये प्रबल क्षार नहीं है। तो यहां पे जो रिएक्शन होगी उसका जो जलीय विलयन का मान है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है। तो अम्लीय अपना क्या है, यहां पे असर दिखाएगा, अम्ल है वो अपना असर दिखाएगा, तो अम्लीय माध्यम होगा, इसमें अम्लीय जलीय विलयन बनेगा। अब इसमें देखो भी, ये है आपके पास में Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम के कितने अणु है, 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के भी 2 अणु ले लें, हाइड्रोक्साइड के भी कितने हैं, हाइड्रोक्साइड के भी 2 अणु लेंगे। यहाँ पे सोडियम के 2 अणु है, तो हाइड्रोक्साइड के भी 2 अणु लेंगे, हाइड्रोक्साइड के 2 अणु लेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 अणु लेंगे। तो हाइड्रोक्साइड को इसके साथ में जोड़ दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन को इसके साथ में जोड़ दो, तो ये बन जाएगा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और इसके साथ में बनेंगे तो ये बनेगा H2CO3, ये आपका कार्बनिक अम्ल है। ये तो प्रबल क्षार बन गया, ये तो प्रबल क्षार है, लेकिन भैया ये आपका है ना, ये आपका प्रबल, ये आपका दुर्बल, ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल
अम्ल हो जाएगा ये। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया होती है तो उसमें क्षार अपना असर दिखाएगा, ये प्रबल है तो यहां पे जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा भी, ये क्या होगा, क्षारीय होगा। उसके बाद में K2SO4 देखो भी, K2SO4 है, K2SO4 है तो यहाँ पे पोटेशियम क्या है भी 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये क्या है आपका प्रबल क्षार है, ये आपका प्रबल क्षार है। और यहाँ पे हमने OH 2 जोड़ा तो इसके साथ में भी क्या करेंगे, सल्फेट के साथ में भी हाइड्रोजन 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। भी सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी क्या है आपका प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों अभिक्रिया करेंगे तो कैसी अभिक्रिया बनेगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनेगी। और उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो पीएच मान होता है वो कैसा है, 7 होता है। तो यहाँ पे ओनली फॉर थर्ड आ जाएगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा भी इसको। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें आपको बताना भी उपरोक्त अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखोगे ना, सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से AgBr है यानी सिल्वर ब्रोमाइड है, अब सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो उसमें Ag अलग हो जाएगा आपका, और ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है वो अलग हो जाएगा। तो ये सूर्य की उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में अगर इसको रखते हैं तो ये क्या है, अपघटन हो जाता है इनका। तो ये अपघटन अभिक्रिया का प्रकार है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा इसके अंदर सही है, भी ये कौन कौन सी आकृति है, ये आकृति है वो किस किस को दर्शाती है, ये आपको बताना है। तो यहां पे आपका पहला यानी इसके अंदर A है वो आपका न्यूट्रोफिल है, ये क्या है, न्यूट्रोफिल है। उसके बाद में ये आपका इओसिनोफिल है, ये न्यूट्रोफिल, ये इओसिनोफिल है, ये आपका बेसोफिल हो जाएगा, और ये लिम्फोसाइट हो जाएगा, और ये आपका है वो मोनोसाइट हो जाएगा। इस प्रकार से याद ही रखना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा इसको तो, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रोफिल हो जाएगा, न्यूट्रोफिल, और ये इओसिनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यहाँ पे देख लो भी किसके अंदर है, तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो आपका 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा आभासी बनना चाहिए और आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा। तो एक तो उत्तल दर्पण के अंदर 2 कंडीशन होती है, भी दोनों के अंदर है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब को हमेशा सीधा ही कहते हैं, ठीक है। और एक समतल दर्पण, आपका समतल दर्पण है, ये भी क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये दोनों के दोनों जो आपके दर्पण है वो कैसे बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब को हमेशा क्या कहते हैं, सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण के अंदर 6 कंडीशन होती है, भी 6 में से 5 कंडीशन के अंदर तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा और 1 कंडीशन के अंदर है ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, A और B दोनों हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। जिप्सम होता है आपका CaSO4 और .2H2O, ये आपका जिप्सम होता है, और इसको क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 और .12H2O यानी हेमीहाइड्रेट होता है, आधा जल का अणु। तो इससे क्या करते हैं, 1 से 1/2 जल का अणु वो त्यागना है। तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करते हैं तो ये अपना 1.5 जल का अणु त्याग देगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। या फिर इसको 373 केल्विन के ऊपर है वो 373 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं। 373 केल्विन आएगा, डिग्री नहीं आएगा अभी, ठीक है। तो 373 केल्विन के ऊपर या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है भी पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है।
यानी पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब करता है? तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब भोजन बनाता है ना, भोजन बनाता है उस समय तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। उस समय है वो भोजन बनाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और उसमें तो पौधे को प्रकाश की और कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की आवश्यकता होती है, तभी ये क्या है भोजन बनाता है। और उत्पाद कब करेगा? जब पौधा श्वसन करेगा। श्वसन के दौरान है, श्वसन कब होता है? रात्रि के दौरान। श्वसन पौधा रात्रि के दौरान करता है। रात में क्या करता है? ऑक्सीजन तो ग्रहण करता है पौधा और CO2 का त्याग करता है भी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? श्वसन के दौरान है वो पौधा क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो न्यूलैंड के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया। बिल्कुल सही बात है भी, और ये 1865 के अंदर है वो अष्टक नियम दिया था। उसके बाद में सोडियम लिथियम के बाद में 8वां तत्व है। सोडियम है ना, वो लिथियम के बाद में 8वां तत्व है। अष्टक नियम में यहाँ पे लिथियम, फिर आया सोडियम और फिर आया यहाँ पे पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ग्रुप तो यहाँ पे न्यूलैंड्स ने ये बनाया था, और दूसरा बनाया था बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। दूसरा ग्रुप है वो न्यूलैंड्स ने ये बनाया था भी। तो दोनों के दोनों ग्रुप के अंदर है वो लिथियम है वो सोडियम है वो लिथियम के बाद में 8वां तत्व है। ये तो 3 नंबर पे आता है, ये 11 पे आता है, तो और ये 19 पे आता है। तो बिल्कुल सही बात है भी, ये भी सही बात है भी, लिथियम के बाद में 8वां तत्व सोडियम ही आता है ग्रुप के अंदर। कैल्शियम बेरिलियम के बाद में 8वां तत्व है, तो ये गलत है भी। कैल्शियम है ना वो मैग्नीशियम के बाद में 8वां तत्व है, बेरिलियम के बाद में 8वां तत्व नहीं हो सकता भी। बेरिलियम के बाद में तो मैग्नीशियम आएगा और मैग्नीशियम के बाद में यहाँ पे कैल्शियम आएगा, तो ये गलत है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक लागू हो पाया, ये भी बात गलत है। अष्टक नियम ओनली फॉर कैल्शियम तक लागू हो पाया भाई, और मैग्नीशियम के बाद में 8वें तत्व से पहले तत्व मौजूद नहीं थे, तो ये दोनों के दोनों गलत है अभी। इसमें तीसरा और चौथा गलत है, तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर। इसमें तीसरा और लगा लेना, एक तीसरा और चौथा है वो गलत है, तो आपका राइट आंसर देख लो भी कौन सा है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी इसमें। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें तीसरा भी गलत है भी। कैल्शियम है वो बेरिलियम के बाद में 8वां तत्व नहीं है, मैग्नीशियम के बाद में 8वां तत्व है ये। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 37 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नलिखित पदार्थ है। जैव निम्नलिखित पदार्थ और एक होता है अजैव निम्नलिखित पदार्थ। तो अजैव निम्नलिखित पदार्थ में प्लास्टिक आ गया, रबड़ आ गया, कांच आ गया, ये अजैव निम्नलिखित होते हैं। जैव निम्नलिखित जो एक प्रकार से भी पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाए। तो यहाँ पे बेंट्री आ गया, बेंट्री है वो जैव निम्नलिखित में नहीं आता भी, ये अजैव निम्नलिखित है। ठीक है, उसके बाद में इसमें बात करें तो टेट्रापैक, धातुएं, चमड़ा, बासी बिस्किट और फल, तो इसमें धातुएं हैं और चमड़ा है ना, ये भी क्या है आपका जैव निम्नलिखित है, अजैव निम्नलिखित है ये। ठीक है, कांच, धातुएं ये किस में आ जाती है? तो कांच है वो आपका अजैव निम्नलिखित में आ जाएगा। और अंडे के छिलके और कागज है, बासी बिस्किट है, फल है, सब्जियों के छिलके, ये आपके सारे के सारे हैं वो जैव निम्नलिखित पदार्थ है भी। अंडे के छिलके हैं, कागज है, बासी, जो पर्यावरण को नुकसान बहुत कम मात्रा में पहुंचाए या फिर पहुंचाए नहीं, वो क्या होते हैं? जैव निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना भी विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रयुक्त किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत पारेषण लाइन यानी विद्युत की जो लाइनें बनाई जाती है, विद्युत पारेषण यानी विद्युत पार करने के लिए लाइनें जो बनाई जाती है या फिर जो लाइनें बिछाई जाती है, उसमें क्या होता है? तांबा होता है भी, उसमें तांबा होता है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा भी, तांबे की लाइनें बिछाई जाती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है, इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है भी। इस प्रकार से एक प्रिज्म होता है भी, ठीक है, और इस प्रिज्म से अगर अपन प्रकाश की किरण गुजारेंगे
तो ये 7 रंगों के अंदर है वो अलग अलग रंगों में इस प्रकार से क्या है विभाजित हो जाएगा। अब इसमें बोला भी लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। अब ये बात बिल्कुल सही बात है अभी, क्योंकि विबग्योर VIBGYOR जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा ना, उसका अपवर्तनांक विचलन और प्रकीर्णन है वो बहुत ही कम होगा। तो यहां पे लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तो इसका जो अपवर्तनांक है और प्रकीर्णन है और विचलन है वो सबसे कम होगा। यहां पे वोयलेट है, इसका वोयलेट यानी बैंगनी, इसका एक प्रकार से तरंग दैर्ध्य वो बहुत ही कम है, तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम है, तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा और विचलन ज्यादा होगा। तो इसने बोला भी लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो न्यूनतम होता है, बिल्कुल सही बात है। बैंगनी रंग घटक का विचलन है वो न्यूनतम होता है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो यहां पे बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है, विचलन है और अपवर्तनांक वो सबसे ज्यादा होगा भी। और कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल है वो समान होती है, सभी घटकों की चाल है वो समान नहीं होती भी, ये अलग अलग होती है। कांच के अंदर है वो सारे के सारे रंगों की जो चाल है वो क्या है, अलग अलग होती है भी। कांच के अंदर सारे रंग है उनकी चाल है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ओनली फॉर केवल ए ही सही होगा इसमें, बाकी सारे के सारे गलत है भी। तो आपका राइट आंसर देख लो भी, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो तापमान है ना, ये जो सरीसृप होते हैं ना, सरीसृप जो रेप्टाइल वर्ग के जो जंतु होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनका जो अंडों का जो लिंग निर्धारण करता है वो कौन करता है? तापमान करता है भी। तापमान के द्वारा है वो उनके लिंग का निर्धारण होता है भी जंतुओं में। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया? तो उस समय है वो उत्कृष्ट गैस से, जो नोबल गैस से होती है ना, उनकी खोज नहीं हुई थी मेंडलीफ के समय। बाकी सभी की खोज हो चुकी थी भी, हेलोजन समूह है, निकोटेजन समूह है और केल्कोजेन समूह है, इन सभी की खोज हो चुकी थी, लेकिन उत्कृष्ट गैसों की खोज है वो उस समय नहीं हुई थी। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY, इनके बीच क्या अंतर है? XY के बीच में क्या अंतर है? तो यहाँ पे X है वो X गुणसूत्र बड़ा होता है और Y गुणसूत्र है वो छोटा होता है भी, ये है वो इसमें अंतर होता है भी। X गुणसूत्र तो बड़ा होता है और Y गुणसूत्र है ना वो छोटा होता है भी। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और XY कहाँ किस में मिलते हैं? तो नर के अंदर है वो मिलते हैं XY, और XX है वो मादा के अंदर मिलते हैं। तो X गुणसूत्र बड़ा होता है, XX से क्या होती है? लड़की, और XY से लड़का होता है भी। ठीक है, आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्टेज का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर के 110 वोल्टेज कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी है, ये आपको बताना है। अब देखो भाई 50 वोल्टेज था और 50 से क्या कर दिया? 110 कर दिया। 50 से 110 कर दिया तो कितना गुना किया इसने? कितना गुना किया है? 50 से 110 कर दिया। पहली बात तो ये है भी, इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 50 से इसने क्या है? 110 किया है, तो कितने से गुना किया जाए कि 110 हो जाए? और वही है वो आप धारा के साथ में कर देना, वही धारा के साथ में कर देना। और उसके बाद में दूसरी बात ये है भी, इसमें प्रतिरोध निकाल लो। पहली कंडीशन में प्रतिरोध निकालो, प्रतिरोध तो समान ही रहेगा पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में। तो यहाँ पे प्रतिरोध V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर IR होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन में I, V अपॉन में I। तो V कितना है? 50 है, और I कितना है? 5 है। तो यहाँ पे 10 ओम, इसका क्या आ जाएगा? 10 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। पहली कंडीशन में 10 ओम प्रतिरोध है, तो दूसरी कंडीशन के अंदर यहाँ पे I याद कर लो। दूसरी कंडीशन के अंदर आपको V दे रखा है और यहाँ पे R आपने याद कर लिया।
तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, और I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपन में R। V आपके पास में कितना है, दूसरी कंडीशन में 110 है, और यहाँ पे R कितना है, 10 है, तो 0 से 0 काट दो, 11 एम्पियर आ जाएगा, 11 एम्पियर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। या फिर इसको 50 को कितने से गुणा किया जाए कि 110 हो जाए, तो 50 को मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 11, और उसके बाद में 11/5 से गुणा कर दूँ, 11/5 से गुणा कर दूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 50 को 11/5 से गुणा कर दूंगा तो 110 वोल्टेज हो जाएगा। अभी देखो अभी 50 × 11/5, 5 से कम 5, 5 दाएं 50, और 10 और 11 का गुणा करोगे तो 110 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 एम्पियर धारा आपके पास में, अब इसको भी क्या करोगे आप, 11/5 से गुणा कर दो, तो 5 से 5 कट जाना है, 11 एम्पियर बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहां पे आपको बताना भी रासायनिक अभिक्रिया N2+ में H2, तो यहां पे बन गया NH3 में X का मान कितना है, X का मान कितना है यहां पे, तो देखो भी नाइट्रोजन कितनी है, तो नाइट्रोजन यहां पे 2 है, और यहां पे भी नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहां पे 3 तो इसके गुणा में है, और 2 से बाहर गुणा कर रखा है, 2 3 6, तो हाइड्रोजन यहां पे कितनी है, 6 है। अब हाइड्रोजन यहां पे 6 करने के लिए आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो x की जगह है वो मैं 3 लेके आ जाऊं, x की जगह 3 लूंगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से 2 से गुणा कर रखी है, तो 2 3 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन की जगह x की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, तभी ये समीकरण है वो आपकी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, वायु तक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो वायु तक कोशिकाएं हैं वो आपकी जल कुंभी के अंदर पाई जाती है। जल कुंभी क्या होती है, जो जल के अंदर होती है, और ये जल के अंदर है वो तैरती रहती है भी, क्योंकि इसके अंदर है वो वायु उत्तक कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें वायु भरी रहती है, जो कि इसको क्या है, जल के ऊपर तैरने के लिए क्या है, सुगम बनाती है। तो वायु उत्तक कोशिकाएं हैं वो आपकी क्या है, जल कुंभी के अंदर पाई जाती है, और जल कुंभी है वो आपकी जल के अंदर तैरती है भी। ठीक है, ये इसी कारण जल के अंदर तैरती है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 2 नंबर ऑप्शन है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना भी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली और की दिशाओं को निरूपित करती है। तो यहां पे देखो भी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम की अगर अपन बात करें, तो दाएं हाथ में जो तर्जनी है ना, तर्जनी है वो किसको दर्शाती है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, और जो मध्यमा है वो धारा की दिशा को बताएगी भी। तो यहां से हो जाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, और मध्यमा है वो प्रेरित धारा को बताएगी। तो आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन है वो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं भी। आज की क्लास के सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए। तो आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो अंगुलियां होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है भी। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा ये एक दूसरे के यहाँ पे लंबवत होते हैं, जिसमें तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, मध्यमा है वो आपकी धारा की दिशा को बताती है। यही इसने पूछा है। तो आज की क्लास में इतना ही भी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, 1000+ क्वेश्चन मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।